जुपिटर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा डरावना और उतना ही ज्यादा खतरनाक प्लैनेट। भले ही हम इंसानों को जुपिटर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता हो दूर से, लेकिन पास जाते ही आप समझ जाएंगे कि क्यों ये इतना ज्यादा खतरनाक प्लैनेट है। यहाँ पर चलने वाली तेज हवाएं इतनी ज्यादा तेज हैं कि ये बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बिल्डिंग्स अपने साथ उड़ा सकती हैं। जुपिटर हम इंसानों के लिए हमेशा से एक इंटरेस्टिंग मिस्ट्री रही है। हम इंसान हमेशा से जुपिटर को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करते रहे हैं और इसमें एक बड़ी कामयाबी तब लगती है हम इंसानों को जब साल 2011 में नासा जूनो स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से लॉन्च करता है। साल 2016 5 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका था जूनो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किए हुए। फाइनली जूनो जुपिटर तक पहुंच जाता है और जुपिटर को ऑर्बिट करने लगता है। जूनो स्पेसक्राफ्ट को खास इसीलिए बनाया गया था ताकि वे जुपिटर के अराउंड ऑर्बिट कर सके और जुपिटर के अपर गैस क्लाउड के बारे में हम इंसानों को ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट कर भेज सके। जूनो में खास तरह के रेडियो और प्लाज्मा वेव सेंसर्स लगाए गए थे जिनका काम ये था कि वे जुपिटर से निकलने वाली रेडियो वेव कलेक्ट करके हम इंसानों तक सही सलामत भेज सके। 4 जुलाई 2016 को जूनो पहला स्पेसक्राफ्ट बनता है जो जुपिटर को सक्सेसफुली ऑर्बिट कर पाता है और आज जुपिटर को ऑर्बिट करते हुए जूनो को 5 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। इन 5 सालों में हम इंसानों ने जुपिटर के बारे में बहुत कुछ समझा और बहुत कुछ जाना है। ऐसी कई सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व किया है जो कुछ साल पहले मिस्ट्रीज ही लगती थी और ऐसी ही एक मिस्ट्री थी जुपिटर से निकलने वाली रेडियो वेव्स। दरअसल आज से करीब 40 साल पहले जब वोजा 1 जुपिटर के पास से गुजरता है तब वे कई सारी रेडियो वेव्स को कलेक्ट करता है, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी जिसकी वजह से ये बता पाना कि ये रेडियो वेव्स कहाँ से और क्यों आ रही हैं ये थोड़ा मुश्किल था। इसके अलावा होने को तो ये भी हो सकता था कि वोजा 1 में किसी तरह की कोई खराबी आ गई हो, लेकिन फिर गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट और फिर कैसिनी स्पेसक्राफ्ट भी कई तरह की रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करता है, जिसके बाद ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि जुपिटर से बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में रेडियो वेव्स निकल रही हैं। लेकिन कैसिनी स्पेसक्राफ्ट और गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट में किसी तरह के खास रेडियो डिटेक्टर नहीं दिए गए थे, जिसके बाद भी ये पता कर पाना कि रेडियो वेव्स क्यों और कैसे निकल रहे हैं ये थोड़ा मुश्किल था, जिसकी वजह से रेडियो वेव्स एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेंज सी मिस्ट्री बनकर रह जाती है और हम इंसानों के पास कोई भी जानकारी नहीं थी कि ये रेडियो वेव्स जुपिटर में कहां से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। अब कई सारे एलियंस पर विश्वास रखने वाले लोगों का ऐसा मानना था कि जुपिटर में एलियंस रहते हैं और वे एलियंस ही हैं जो इस तरह की रेडियो वेव्स हम इंसानों तक भेज रहे हैं। लेकिन समय के साथ गुजरते हुए हम इंसानों ने इस बात को कंफर्म कर लिया था कि जुपिटर में किसी भी तरह का कोई एलियन नहीं है और जुपिटर से मिलने वाली रेडियो वेव्स बहुत हद तक मैच कर रही थी पृथ्वी से मिलने वाली उन रेडियो वेव से जो तब निकलती हैं जब पृथ्वी में बहुत ज्यादा लाइटनिंग होती है। इसलिए कई सारे साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि जुपिटर में भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा लाइटनिंग होती हो, लेकिन अभी भी हमारे पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं था जो ये प्रूफ करता हो कि जुपिटर में लाइटनिंग होती है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि आखिर ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से रेडियो वेव्स इतनी ज्यादा मात्रा में जुपिटर में निकल रही है, क्योंकि जुपिटर का क्लाइमेट और पृथ्वी के क्लाइमेट में जमीन आसमान का फर्क था, जिसकी वजह से ये कह पाना कि क्या सचमुच जुपिटर से निकलने वाली रेडियो वेव्स का सोर्स जुपिटर में होने वाली लाइटनिंग है, यह अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि हम इंसानों ने जुपिटर में लाइटनिंग को कभी भी कैप्चर नहीं किया था और ना ही कभी उसे देखा था। तो क्या सचमुच जुपिटर में लाइटनिंग होती भी थी या नहीं ये बता पाना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इस तरह की रेडियो वेव्स को समझने के लिए नासा ने फाइनली जुपिटर में एक स्पेस प्रोब को भेजने का फैसला किया और उसमें एक रेडियो सेंसर भी दिया गया था ताकि वे रेडियो वेव्स को कैप्चर कर हम इंसानों तक भेज सके। साल 2016 के बाद से जूनो केवल 8 फ्लाई बाय मिशन में 370 से ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज डिटेक्ट कर लेता है। स्पेसक्राफ्ट में लगे माइक्रोवेव रेडियोमीटर इंस्ट्रूमेंट की मदद से जूनो रेडियो वेव्स को भी कैप्चर कर पाता है, जिसकी वजह से होता यह है कि अब इस बात पे कंफर्म हो चुका था कि जुपिटर में लाइटनिंग बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जो डेटा कलेक्ट किया था उसकी मदद से साइंटिस्ट इस बात को समझने में टाइम नहीं लगता है कि रेडियो वेव जुपिटर से होने वाली लाइटनिंग का ही नतीजा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा था कि जुपिटर में आखिर लाइटनिंग क्यों और कैसे होती है, क्योंकि जहां पृथ्वी पर लाइटनिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स क्लाउड है, लेकिन फिर भी डेटा को एनालाइज करने के बाद आज हम इंसानों के पास एक थ्योरी जो सारे सवालों के जवाब तो नहीं दे पाती, फिर भी कई सारे सवालों के जवाब हम इंसानों को इस थ्योरी की मदद से मिल जाते हैं। जहाँ पृथ्वी पर जब बिजली चमकती है तो इसके पीछे का कारण होता है बादल में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और जमीन में मौजूद पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से हम लाइटनिंग को देख पाते हैं। लेकिन पृथ्वी और जुपिटर के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा फर्क है। जहां अर्थ एक रॉकी प्लैनेट है, मतलब यहाँ पर खड़े होने के लिए हम इंसानों के पास जमीन मौजूद है, वहीं जुपिटर एक गैसियस प्लैनेट है, मतलब जुपिटर पर कहीं पर भी हम इंसान खड़े नहीं हो सकते। वे एक गैसियस प्लैनेट है, इसका मतलब हम जितना ज्यादा जुपिटर में डूबते जाएंगे हम उसके अंदर उतना ही ज्यादा जाते जाएंगे और हमें कभी भी जमीन नहीं मिलेगी। इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर डिफरेंट होने की वजह से जुपिटर में लाइटनिंग के पीछे का कारण आज भी हम इंसानों को सही से नहीं पता है। जहाँ पृथ्वी में होने वाली ज्यादातर लाइटनिंग इक्वेटर के पास होती है, वहीं जुपिटर में होने वाली लाइटनिंग नॉर्थन हेमिस्फीयर के पास होती है। इसके अलावा जुपिटर का नॉर्थन हेमिस्फीयर ही सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है जुपिटर की, यहाँ पर सबसे ज्यादा तेज साइक्लोन्स चलते हैं और ये इतनी ज्यादा तेज होते हैं कि सामने आने वाली किसी भी चीज को अपने साथ उड़ाने की ताकत रखते हैं। और ये बता पाना कि जुपिटर के इक्वेटर के पास इतनी कम लाइटनिंग क्यों होती है, इसके पीछे का रीजन साइंटिस्ट ये देते हैं कि जुपिटर के मौसम में होने वाले लगातार बदलाव एक कारण हो सकते हैं। जहाँ पृथ्वी में हमारे मौसम सूरज की पोजीशन और उसकी हीट पर डिपेंड करते हैं, वहीं जुपिटर सन से
बहुत ज्यादा दूर है। जिसके बाद वहां तक सूरज की गर्मी बहुत कम पहुंचती है और लगभग ना के बराबर, जिसकी वजह से जुपिटर का क्लाइमेट बहुत हद तक इंटरनली डिपेंड करता है। जुपिटर में कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है, जिसकी वजह से जुपिटर का वेदर जुपिटर में मौजूद इंटरनल फोर्स ही तय करती है। जुपिटर में जो थोड़ी बहुत सनलाइट पहुंचती है वे इक्वेटर तक ही रह जाती है, जिसकी वजह से इक्वेटर में मौजूद गैसेस गर्म होने लगती है और वे गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगती है। ऊपर की तरफ जाते जाते वे नॉर्थन हेमिस्फीयर में पहुंच जाती है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में चलने वाली तेज हवाएं जब इन गर्म गैसेस के साथ कोलाइड करती हैं तो वे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर देती हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हम इंसानों को लाइटनिंग के फॉर्म में दिखाई देते हैं। लेकिन फिलहाल बस ये एक थ्योरी और ऐसे कई सारे सवाल है जिसका जवाब ये थ्योरी नहीं दे पाती है, जैसे कि भला गैस इतनी ज्यादा गर्म कैसे हो जाती है कि वे इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकती है।